गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में जैनेंद्र कुमार की खेल कहानी पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जैनेंद्र के परिचय से अवगत होते हैं। देखिए, प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को सर्वथा नई दिशा की ओर मोड़ने का श्रेय जैनेंद्र कुमार को है। अलीगढ़ के कौड़ियागंज में जन्मे जैनेंद्र की शिक्षा गुरुकुल तथा काशी विश्वविद्यालय में हुई, किंतु गांधी जी का देशव्यापी आंदोलन उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने लगा। अंततः वे गांधीवादी दर्शन के रंग में रंग गए और सत्य अहिंसा जैसे सिद्धांतों को महत्व देने लगे। जैनेंद्र के कहानियों की पृष्ठभूमि भी बहुत कुछ इसी दर्शन द्वारा निर्मित हुई है। जैनेंद्र की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है उनमें दर्शन और मनोविज्ञान का समावेश। प्रेमचंद ने कहानियों को अगर सामाजिक समस्याओं से जोड़ा है, तो जैनेंद्र ने कहानी को व्यक्ति की भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। व्यक्ति को केंद्र में रखकर उसकी भावनाओं, उसके जीवन की विषम परिस्थितियों से उत्पन्न व्यक्तिगत समस्याओं तथा उनके कारणों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उनकी कहानियों की विषय वस्तु है। जैनेंद्र अपने पात्रों की छोटी छोटी सामान्य सी घटनाओं को कहानी का रूप प्रदान करते हैं। ऊपर से देखने में संवेदनशील पात्रों के जीवन की ये घटनाएं भले ही साधारण लगे, परंतु जैनेंद्र उन्हें नए दार्शनिक अंदाज से अभिव्यक्त करते हैं। सरल के आवरण में गंभीर बात कहने की प्रक्रिया में जैनेंद्र ने शिल्प और शैली के अनेक प्रयोग भी किए हैं। शिल्प के विविध रूप जैनेंद्र की कहानियों में देखे जा सकते हैं, जैसे कि पात्रों के रूप में, आत्मकथा के रूप में, संवाद के रूप में, स्वगठन कथन के रूप में, वार्ता, दृष्टांत, प्रतिकथा जैसे पुराने रूपों का जैनेंद्र ने नए ढंग से प्रयोग किया है। जैनेंद्र के नए नए प्रयोगों के कारण कहानी विधा की शिल्पगत संभावनाओं का परिचय मिला, किंतु कहानी के पुराने शिल्प को तोड़कर नया शिल्प देने से भी अधिक महत्व जैनेंद्र का इस बात में है कि उन्होंने कहानी को सहज, स्वाभाविक, पारदर्शी भाषा के रूप में अभिव्यक्त किया। खेल कहानी तुम्हारे सिलेबस में इनकी जो कहानी है वह खेल कहानी दी हुई है। खेल कहानी का हम अध्ययन करते हैं। खेल जैनेंद्र कुमार की बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित किसी कहानी का नाम लिखिए, तो तुम खेल बता सकते हो। ठीक है। इसमें मनोहर और सुरबाला दो पात्र हैं और दोनों गंगा के किनारे खेल खेल रहे हैं। सुरबाला बालू को अपने पैर पर चढ़ाकर एक पहाड़ बना रही है और वह अपने इस पहाड़ में अपनी कल्पना के आधार पर सारी सुविधाओं की व्यवस्था करती है और पूरी तन्मयता, एकाग्रता के साथ उसका निर्माण करती है। वह समझती है कि उसने एक अद्भुत चीज़ का निर्माण किया है। वह अपनी अलौकिक कृति मनोहर को दिखाना चाहती है कि मनोहर एक पैर की चोट से उसकी बनाई दुनिया को नष्ट कर देता है। सुरबाला बहुत नाराज होती है। वह मनोहर से रूठ जाती है, पर मनोहर उसका रूठना सह नहीं सकता। वह उसे मनाने का प्रयास करता है और वैसा ही पहाड़ बनाने का प्रयास करता है। वह सब कुछ बनाता है जो सुरबाला बनाती जाती है। वह बीच बीच में मनोहर को निर्देश भी देती जाती है। जब पहाड़ बनकर तैयार हो जाता है तो सुरबाला लात मारकर उसे फोड़ देती है और हंसकर नाचने लगती है। यह बच्चों की पवित्र, निर्मल और अबोध दुनिया है। इसमें किसी प्रकार की कोई मलिनता नहीं है। हर खल में स्वर्गिक सुख की अनुभूति वे कर रहे हैं।
इस प्रकार इस भाड़ का नष्ट होना मनुष्य के क्षणभंगुर जीवन की ओर संकेत करते हैं। तो हमारा जो जीवन है बहुत ही क्षणिक है, हमें इसे महत्वपूर्ण कार्यों में ही लगाना चाहिए। यह संदेश इस कहानी के माध्यम से कहानीकार देना चाहते हैं। अब बीच बीच में कहानी की जो व्याख्या है उन पर भी ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारे पाठ्यक्रम में इसकी व्याख्या भी दी हुई है। तो हम अब इस कहानी का पठन करते हैं, देखिए। और एक मेन बात यह है कि एक वीडियो में ये पूरी नहीं होगी, तो 2 वीडियो कंटिन्यू हम इसकी देखेंगे। मौन मुग्ध संध्या स्मित, ऐसे शुरू करते हैं। मौन मुग्ध संध्या स्मित प्रकाश से हंस रही थी। उस समय गंगा के निर्जन बालका स्तूप पर एक बालक और एक बालिका अपने को और सारे विश्व को भूल गंगा तट के बालू और पानी को एकत्रित आत्मीय बना उससे खिलवाड़ कर रहे थे। प्रकृति इन निर्दोष परमात्मा खंडों को निस्तब्ध और निर्मित निहार रही थी। अर्थात जो दोनों बच्चे मनोहर और सुरबाला खेल रहे थे, मिट्टी का घर बना रहे थे, तो बच्चे थे इसलिए उनको निर्दोष परमात्मा खंड की संज्ञा यहाँ कवि लेखक ने दी है। अर्थात उन दोनों के विभिन्न क्रियाकलापों को प्रकृति भी निहार रही थी। बालक कहीं से एक लकड़ी लाकर जल के तल को छटछटा उछाल रहा था। पानी मानो चोट खाकर भी बालक से मित्रता जोड़ने के लिए विफल हो उछल रहा था। बालिका अपना पैर रेत पर जमाकर और थोप थोप कर एक भाड़ बना रही थी। बनाते बनाते भाड़ से बालिका बोली, देख ठीक नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। फिर बड़े प्यार से थपथपाकर उसे ठीक करने लगी। सोचती जाती थी कि इसके ऊपर मैं एक कुटी बनाऊंगी और वह मेरी कुटी होगी, और मनोहर नहीं, वह कुटी में नहीं रहेगा। बाहर खड़ा खड़ा भाड़ में पत्ता झोंकेगा। जब वह हार जाएगा, बहुत कहेगा, तब मैं फिर उसे अपनी कुटी के भीतर ले लूँगी। इस प्रकार विभिन्न कल्पनाएं करते हुए वह उस मिट्टी के घर का निर्माण कर रही है। मनोहर उधर अपने पानी से हिल मिलकर खेल रहा था। उसे क्या मालूम कि यहाँ अकारण ही उस पर रोष और अनुग्रह किया जा रहा है। बालिका सोच रही थी, मनोहर कैसा अच्छा है, पर वह दंगई बड़ा है, हमें छेड़ता ही रहता है। अब के दंगा करेगा तो हम उसे कुटी में साझा नहीं करेंगे। साझी होने के कहेगा तो उसे शर्त करवा लेंगे, तब साझी करेंगे। बालिका सुरबाला 5वें वर्ष की थी और मनोहर 2 साल बड़ा था। बालिका को अचानक ध्यान आया, भाड़ की छत तो गर्म होगी, उस पर मनोहर रहेगा कैसे? मैं तो रह जाऊंगी, पर मनोहर बेचारा कैसे रहेगा? फिर सोचा, उसमें मैं कह दूंगी, भाई छत बहुत तप रही है, तुम जलाओ तो मत जाओ। पर वह अगर नहीं माना, मेरे पास सोने को वह आया ही, तो मैं कहूँगी, भाई ठहरो, मैं ही बाहर आती हूँ। पर वह मेरे पास आने की जिद करेगा क्या? जरूर करेगा, वह बड़ा हठी है, पर मैं उसे आने नहीं दूंगी। बेचारा तपेगा, भला कुछ ठीक है, ज़्यादा कहेगा, मैं धक्का दे दूंगी और कहूँगी, अरे जल जाएगा मूर्ख। यह सोचने पर उसे बड़ा मज़ा सा आया, पर उसका मुंह सूख गया, मानो सचमुच ही धक्का खाकर मनोहर के गिरने का अद्भुत और करुण दृश्य घटित की भांति हो चुका हो। बालिका ने 2 एक पक्के हाथ भाड़ पर लगाकर देखा,
भाड़ अब बिल्कुल बन गया था। माँ जिस सतर्क और सावधानी के साथ अपने बच्चे को हटाकर नवजात शिशु को बिछने पर लेटा छोड़ती है, वैसे ही सुरबाला ने अपना पाँव धीरे धीरे भाड़ के नीचे से खींचना शुरू किया। अर्थात जिस प्रकार एक माँ बच्चे को सुलाती है और धीरे से लेटाती है, उसी प्रकार से सुरबाला ने जिस पैर के ऊपर जो मिट्टी का भाड़ बनाया था, तो उस पैर को उसी सावधानी से उसके नीचे से निकाला। उसके पैर पर तो भाड़ टिका है। पैर का आश्रय हट जाने पर बेचारा कहीं टूट न पड़े, क्योंकि उस भाड़ का जो आश्रय था उसका पैर ही था, क्योंकि उसने पैर के ऊपर ही उसकी रचना की थी। पैर साफ निकालने पर भाड़ जब ज्यों का त्यों टिका रह गया, तब बालिका एक बार आह्लाद से नाच उठी। अर्थात जब उसका घर बनकर तैयार हो गया तो उसे बहुत ही सुख की अनुभूति होती है, वह प्रसन्न हो जाती है। बालिका एक बारगी ही बेवकूफ मनोहर को इस अलौकिक कारीगरी वाले भाड़ के दर्शन के लिए दौड़कर खींच लाने को उद्यत हो गई। मूर्ख लड़का पानी से उलझ रहा है, यहाँ कैसी जबरदस्त काल गुजारी हुई सो नहीं देखता। ऐसा पक्का भाड़ उसने कहीं देखा भी है, पर सोचा अभी नहीं, पहले कुट्टी तो बना लूँ। यह सोचकर बालिका ने रेत की एक चुटकी ली और बड़े धीरे से भाड़ के सिर पर छोड़ दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस प्रकार 4 चुटकी रेत धीरे धीरे जोड़कर सुरबाला ने भाड़ के सिर पर अपनी कुटी तैयार कर ली। भाड़ तैयार हो गया, पर पड़ोस का भाड़ जब बालिका ने पूरा याद किया तो पता चला एक कमी रह गई है। धुआं कहाँ से होकर निकलेगा? सही है, जब उसने भाड़ ही बनाया तो उसमें से धुआं निकलने की जगह भी होनी चाहिए। तो वही यह सोचती है कि इसमें से धुआं किधर से निकलेगा। तनिक सोचकर उसने एक सीख टेढ़ी करके उसके शीर्ष पर गाड़ दी। बस ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण संपदा और विश्व की सबसे सुंदर वस्तु तैयार हो गई। अर्थात उनकी नज़र में इससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है। तो उसको यह लगा कि मैंने इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर वस्तु तैयार कर ली है। वह उस समय उजड़ मनोहर को इस अपूर्व स्थापत्य का दर्शन कराएगी, पर अभी जरा थोड़ा देख तो ले। सुरबाला मुँह बाएं आंखें स्थिर करके इस श्रेष्ठ भाड़ को देख देख कर विस्मित और पुलकित होने लगी। परमात्मा कहाँ विराजते हैं? कोई इस बाला से पूछे तो वह बताए इस भाड़ के जादू में। अर्थात उन्होंने बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही मन से इस भाड़ का निर्माण किया। मनोहर अपनी सुरी की याद कर पानी से नाता तोड़ हाथ की लकड़ी को भरपूर जोर से गंगा की धारा में फेंक कर जब मुड़ा, तब श्री सुरबाला देवी एकटक अपनी परमात्म लीला के जादू को बुझने और सहारने में लगी हुई थी। मनोहर ने बाला की दृष्टि का अनुकरण कर देखा। देवी जी बिल्कुल अपने भाड़ में अटकी हुई। उसने जोर से कहा, लगातार एक लात में भाड़ का काम तमाम कर दिया। अर्थात उसने उसके भाड़ को तोड़ दिया। अब इस वीडियो में यह कहानी पूर्ण नहीं होगी, मैं अगली वीडियो में इसका पढ़ाऊँगी। देखिए, तुम अगली वीडियो भी लगातार देखना।